रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं आज जो है इसके बारे में बताएंगे। जो भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है उसको देखने से हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होती है, क्या क्या जानकारी मिलती है। जैसे एक रासायनिक समीकरण है N2 + 3H2 2NH3। इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में आज पढ़ना है। तो जरा देखिए, तो इस रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हमें क्या चीज का पता चलता है, क्या चीज की सूचना मिलती है, क्या चीज की जानकारी होती है। तो सबसे पहले यह जानकारी होती है कि रासायनिक समीकरण में, इस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है। यानी ये दो पदार्थ अभिक्रिया करके और प्रतिफल या उत्पाद अमोनिया बनाता है। यानी अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद, इसके बारे में हमें इस समीकरण से जानकारी मिलती है। यानी कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बन रहा है, इसके बारे में समीकरण को देखते देखते ही पता चल जाता है। दूसरा यह क्या सूचना मिलता है? दूसरा हमें यह सूचना प्राप्त होता है, यह जानकारी प्राप्त होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनका संकेत या सूत्र क्या है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है उसका संकेत या सूत्र का पता चलता है। जैसे अभिक्रिया में मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं, तो इस समीकरण को देखने से पता चल जाता है कि नाइट्रोजन का सूत्र जो है N2 है और हाइड्रोजन का सूत्र जो है H2 है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत या सूत्र क्या है, यह पता चल गया। अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसका सूत्र क्या है, उसका भी यह पता चल जाता है। जैसे अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, अमोनिया गैस, तो उसका सूत्र क्या है, NH3। इस तरह से दो तरह की सूचनाएं हमें देखते प्राप्त होती है। तीसरा सूचना क्या हमें प्राप्त होता है, अभिकारक के परमाणुओं तथा अणुओं के आपेक्षिक संख्या का पता चलता है। जैसे अभिकारक में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इनके परमाणुओं की संख्या और इनके अणुओं की संख्या का पता चलता है। जैसे देखिए, अभिकारक में जो नाइट्रोजन भाग ले रहा है इसकी कितनी परमाणु भाग ले रहे हैं, तो N के सामने 2 लिखा हुआ है, यानी नाइट्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन के सामने 2 जो लिखा हुआ है ये परमाणु की संख्या हुआ, और यहाँ अणु की संख्या होगा 3, यानी 3 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 हो गई। इस तरह से इस रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितना है और अणुओं की संख्या कितना है, इसका भी पता चलता है। तो अणुओं की संख्या के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन का अणु संख्या कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, अणु की संख्या यहाँ पर दिया गया रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि 1 छुपा हुआ है, यानी नाइट्रोजन की अणु की संख्या 1 है। उसी तरह से हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन के पीछे 3 लिखा गया, यानी हाइड्रोजन के 3 अणु है। इस तरह से अभिकारक के रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं और अणुओं की
आपेक्षिक संख्या का पता चलता है, और प्रतिफल जो होता है उसके भी परमाणु और अणुओं की आपेक्षिक संख्या का पता चलता है। जैसे प्रतिफल यही न है, उत्पाद यही न है अमोनिया। अमोनिया में अमोनिया का कितना अणु है उत्पाद के रूप में, इसका भी पता चल जाता है। तो अमोनिया के उत्पाद के रूप में 2 अणु, यानी अमोनिया का 2 अणु निर्मित होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरह से अमोनिया के अणुओं की संख्या का पता चल जाता है, प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या का भी पता चल जाता है। अब देखिए, इस तरह से 4 चीजों का पता हमें चलो। 5वां क्या है? तो 5वां 4 सूचना हमें प्राप्त हुआ, 5वां सूचना क्या है? तो इसमें मोलों की संख्या का पता चलता है, यानी अभिकर्मक में अभिकारक में मोलों की संख्या क्या है और उत्पाद के मोलों की संख्या क्या है। मोलों की संख्या किसको कहा जाता है? मोलों की संख्या का पता कैसे लगता है? तो अणु की संख्या को ही मोलों की संख्या। नाइट्रोजन की अगर अणु संख्या 1 है तो नाइट्रोजन की मोलों की संख्या भी 1 होगा। हाइड्रोजन की यहाँ अणु की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन की मोलों की संख्या भी 3 होगी। उसी तरह से यहाँ अमोनिया के अणुओं की संख्या जो दिया हुआ है 2, वही मोलों की संख्या। इस प्रकार रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचना प्राप्त हुआ? तो संकेत, नाइट्रोजन के संकेत, हाइड्रोजन के संकेत और अमोनिया के संकेत, यह सूत्र का पता चल जाता है। दूसरा, इनकी परमाणु, इनका नाम, जैसे अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है तो उसके नाम का जो है पता चल जाता है रासायनिक समीकरण से। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, यानी अभिकारक में कौन कौन है और प्रतिफल क्या होता है, इसके पदार्थों का नाम का पता चलता है। इससे सूचना का पता चल जाता है, संकेत का और सूत्र का सूचना मिल जाता है। उसके बाद परमाणुओं की संख्या, जैसे 2 परमाणु हुए, 2 परमाणु, इसमें जो है 6 परमाणु और इसमें जो है 2 अणु। उसी तरह से मोल के बारे में पता चल जाता है। ये नाइट्रोजन का 1 मोल है या हाइड्रोजन का 3 मोल है और यहाँ अमोनिया का 2 मोल है, 2 मोल है। आयतन का भी पता चलता है। नाइट्रोजन 1 आयतन में है, यानी नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से संयोग करता है, तो अमोनिया का 2 आयतन बनाता है। इस तरह से हमें इन तमाम चीजों का पता रासायनिक समीकरण से चले। अब हम देखेंगे आगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी इस रासायनिक समीकरण का हम उपयोग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे 3 लाभ होता है। पहला लाभ क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखते हैं, शाब्दिक रूप में लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। जैसे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु से रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनिया का 2 अणु निर्मित करता है। अगर इसको हम ऐसे डिटेल शब्द में लिखते हैं तो बहुत जगह लेता है कागज पर, इससे समय भी अधिक लगता है इसमें और अशुद्धियां भी हो सकती है। लेकिन जब हम समीकरण के रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं तो बहुत कागज पर यह कम जगह लेता है, समय भी हमारा कम लगता है और अशुद्धियां भी होने की संभावना नहीं होती है।
इस तरह से तीनों चीज की तीन प्रकार के लाभ हुआ। समय का बचत, दूसरा जगह का बचत यानी कागज का बचत, और तीसरा अशुद्धियों से हमें छुटकारा मिलती है। अब चलिए दूसरा लाभ क्या है। तो रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है, यह लाभ हमें मिलता है कि उत्पाद का एक निश्चित मात्रा तैयार करने के लिए हमें अभिकारक में किस पदार्थ का कितना मात्रा लेना होगा, इसका पता जो है चल जाता है। फिर से जानिए, दूसरा हमें फायदा होता है, लाभ होता है यह कि प्रतिफल में एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए अभिकारक में या अभिकर्मक के कौन कौन से पदार्थ को कितने कितने मात्रा में लेना होगा, इसका ठीक ठीक से पता चल जाता है। तो दूसरा लाभ यह होगा। तीसरा लाभ हमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संकेत या सूत्रों में व्यक्त करते हैं और यही संकेत या सूत्र पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से पूरे विश्व के लोग इसे आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें यह जानकारी हो जाती है कि उत्पाद के एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए अभिकारक के कितनी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसका पता ठीक ठीक से चले। इस तरह से रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें 3 लाभ हुए। चलिए हम आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में दोष क्या क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है, यानी कौन कौन ऐसी बात है, कौन कौन ऐसा चीज है जो रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें पता नहीं चलता, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि रासायनिक समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता कि अभिकारक में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या है और उत्पाद जो प्राप्त हमें होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या है। जैसे हम अगर लिखते हैं H2 3H2 प्लस N2 2NH3, यह लिखने से इतना तो पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के 6 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु रासायनिक संयोग करके, रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनिया का 2 अणु बनाता है। लेकिन इस बात का पता नहीं चलता है कि हाइड्रोजन की जो भौतिक अवस्था है वह क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। नाइट्रोजन का भौतिक अवस्था क्या है, एक प्रतिफल जो अमोनिया प्राप्त हुआ इसका भौतिक अवस्था क्या है या किस रूप में हमें प्राप्त होता है, ठोस रूप में कि द्रव रूप में कि गैस रूप में, इसका पता हमें नहीं चल पाता है। तो एक त्रुटि यह है रासायनिक समीकरण का। दूसरा त्रुटि यह है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा यह पता नहीं चलता है कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, या समीकरण को देखने से केवल जो है पता नहीं चल पाता है। तो दूसरा त्रुटि यह है। तीसरा त्रुटि हमें क्या प्राप्त होता है, तो तीसरा त्रुटि यह है कि रासायनिक समीकरण को देखने से केवल यह पता नहीं चलता कि जो अवक्षेप बनता है वह किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है या वह द्रव में ही मिला रहता है, इसका पता हमें नहीं चलता है अवक्षेप के बारे में रासायनिक समीकरण से। चौथा, हमें किस चीज की पता नहीं चलता है, तो अभिक्रिया के गति का पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किस गति से होती है।
रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, वे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ को बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की गति क्या है, कितनी तीव्र गति है उसकी, इसका पता जो है रासायनिक समीकरण से हमें नहीं चलता, नई जानकारी इससे मिलती है। इसके बाद पांचवा क्या परेशानी है रासायनिक समीकरण से, तो यह रासायनिक समीकरण से अब हमें पता नहीं चलता है कि जो अभिकारक में जो पदार्थ भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, वे जो है प्रतिफल का जब निर्माण करते हैं तो उसके लिए ऊष्मा की जरूरत होती है कि दाब का जरूरत होता है, इसके बारे में पता नहीं चलता। यानी जो प्रतिफल तैयार हुआ है, अभिक्रिया जो संपन्न हुआ है, वह ऊष्मा देने से, ताप देने से संपन्न हुआ है या दाब बढ़ाने से संपन्न हुआ है, इसके बारे में पता हमें नहीं चलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और जो है बात का हमें पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण से, अभिक्रिया जब होता है, अभिकर्मक यानी जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्फोट उत्पन्न होने वाला है, अति साधारण ढंग से अभिक्रिया हो जाने वाला है। इस बात का पता हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं पता चलता। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे और अमोनिया का निर्माण होगा, तो इसमें कोई विस्फोट तो उत्पन्न नहीं होगा, इसके बारे में पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण को देखने से। इस तरह से रासायनिक समीकरण की ये सीमाएं हैं, और आगे चल करके इन सारे दोषों को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग काफ़ी सुधार किए हैं। ये रासायनिक समीकरण को देखते देखते ये जितने दोष हम बताए हैं उनका निराकरण हो सके, इसके लिए वे लोग काफ़ी हद तक कोशिश किए हैं, जिसको हम कल बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।